बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने विजुअल बेसिक में ये टूल बॉक्स के कुछ टूल्स के बारे में बात करनी है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अभी तक हमने जो ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें हमने टेक्स्ट बॉक्स को डिस्कस किया था, लेबल को, ये एरो टूल, और इसके अलावा हमने ये कमांड बटन टूल के बारे में पढ़ा था। आज हमने जो टूल पढ़ना है वो है इमेज टूल। ये इमेज टूल किस लिए काम आता है कि आपने अगर फॉर्म को इंटरेक्टिव बनाना है, खूबसूरत बनाना है, उस पर कोई पिक्चर वगैरह लगानी है तो आप इमेज टूल यूज़ करते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, सेम वैसे ही इसे ड्रैग कर लें। अब देखिए इस तरह आपके पास एक रेक्टेंगुलर सा आ गया है, लेकिन इसमें पिक्चर कैसे लगानी है आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आ जाएँ और यहाँ एक प्रॉपर्टी होगी पिक्चर, ये मिल गई। अब ये पिक्चर को सिलेक्ट करें और इस बटन पे क्लिक करें। अब आपके हार्ड डिस्क में जहाँ भी पिक्चर्स पड़ी हों आपके कंप्यूटर में, उस फोल्डर तक जाएं और ये पिक्चर लगा लें। ठीक है जी, इस तरह से। अब देखिए ये पिक्चर का जो है आपको साइज़ बहुत बड़ा करके दिखा रहा है, क्योंकि पिक्चर का साइज़ एक्चुअल ये है। अब पिक्चर का साइज़ छोटा करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप ये कि यहीं से कर लें, इस कोने से पकड़ कर इस तरह से माउस की मदद से साइज़ छोटा कर लें, लेकिन ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। देखिए आपको पिक्चर जो है पूरी नज़र नहीं आ रही। इसके लिए हम कोई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या फिर ACDC प्रोफेशनल जो है वो सॉफ्टवेयर, हम कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें हम पिक्चर्स की एडिटिंग कर सकते हो, साइज़ छोटा कर सकते हो। अब इसका एक और हल है यहाँ पे कि आप इसे स्ट्रेच कर दें। ये देखिएगा, इसकी सिलेक्ट करके आपने एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है स्ट्रेच, और ये फॉल्स हुई हुई है, आप इसे ट्रू कर दें तो पिक्चर आपके पास पूरी आ जाती है। फिर भी अगर आप इसका देखें, अगर आप साइज़ कम या ज़्यादा करें तो पिक्चर का जो है वो क्वालिटी पे असर पड़ता है। पिक्चर की जो है वो स्ट्रेचिंग जो है उसका वो ठीक से नहीं होती। तो इसके लिए मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि आपने कोई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेना है। तो ये फॉर्म पे पिक्चर लगाना आपने सीख लिया। इसके बाद एक और टूल है यहाँ पर, ये पिक्चर बॉक्स टूल। इसका काम भी यही है कि आपने फॉर्म के ऊपर कोई पिक्चर लगाना हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा। अब इसको भी, इसमें पिक्चर लगाने के लिए भी मुझे इसकी पिक्चर की प्रॉपर्टी जो है ना वहाँ पे जाना पड़ेगा। सिलेक्ट किया पिक्चर की प्रॉपर्टी, देन इस पर क्लिक किया और कोई भी पिक्चर आपने लगानी हो वो लगा सकते हैं। अब देखिएगा ये जो है पिक्चर का साइज़ इसने बड़ा नहीं किया। एक तो फ़र्क ये हो गया इन दोनों में कि इसने पिक्चर का साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा नहीं किया, और दूसरी बात ये कि इसने स्ट्रेच भी नहीं किया। इसमें स्ट्रेच करने का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। देखिएगा आप यहाँ पे, इस पिक्चर को तो हमने स्ट्रेच कर लिया था ये, और इसमें स्ट्रेच की ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। और ये कब यूज़ करते हैं कि जब आपने अपनी कोई पिक्चर लगानी हो और आपने उसे मतलब उसका साइज़ भी सेट किया हुआ हो किसी सॉफ्टवेयर में और चाहते हो कि यहाँ पे लगाने, तो आप ये पिक्चर बॉक्स टूल यूज़ किया करें। ये इमेज टूल और पिक्चर बॉक्स टूल दोनों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ यही दो फ़र्क जो मैंने आपको बताए, दो जो आपको डिफरेंस बताए, सिर्फ यही है इसमें। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इन दोनों में से कौन सा टूल यूज़ करें। ये थोड़ा सा आपको पिक्चर के बारे में कंसेप्ट देना था। इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा देखिएगा, इस वक्त मैंने फॉर्म के बैकग्राउंड पे एक पिक्चर लगाई हुई है। ये कलर नहीं है, ये पिक्चर लगाई हुई है, शायद आपने नोट किया हो। ये कैसे लगाते हैं? सेम वैसे ही कि जो आपने फॉर्म को सिलेक्ट किया और फॉर्म के पहले हम क्या करते थे कि यहाँ से हम बैक कलर दिया करते थे, बैक कलर। अब आपने इसके पीछे अगर पिक्चर लगानी है तो फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी वही प्रॉपर्टी, पिक्चर वाली प्रॉपर्टी, ये वाली फॉर्म की, पहले हमने इमेज टूल की और पिक्चर बॉक्स टूल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। फॉर्म की प्रॉपर्टी पिक्चर, देन सेम वैसे ही, और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर लगा लें। ठीक है जी, लेकिन देखें इसमें भी वो साइज़ ठीक से नहीं दिखा रहा, क्योंकि पिक्चर का साइज़ बड़ा है और हमारा फॉर्म छोटा है, तो इसको यहाँ से स्ट्रेच भी नहीं कर सकते। तो सेम वही इसका वही हल है कि जी आप कोई ग्राफिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करें। ठीक है जी। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर्म्स के हवाले से, कि आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट का बॉर्डर लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे। देखें यहाँ पे एक और हमारे पास टूल है, शेप टूल। ये शेप टूल, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं आज हम। इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए एक रेक्टेंगुलर आ गया मेरे पास। इसमें ना तो मैं कुछ लिख सकता हूँ, ना ही कोई यूज़र इसमें कुछ लिख सकता है, ना मैं इसमें आंसर प्रिंट करा सकता हूँ। ये सिर्फ शेप है आपके पास, एक शक्ल है, जस्ट ज्योमेट्रिकल शेप है आपके पास। इसको अगर आपने शेप चेंज करनी है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसकी शेप जो है यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आप। स्क्वायर है आपके पास, ओवल टूल है, बेजवी सर्कल टूल है, और राउंडेड रेक्टेंगुलर की जिसके ये किनारे जो हैं ये राउंडेड हो जाते हैं, और ये राउंडेड स्क्वायर। इस तरह से मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
अगर आपने इसका बॉर्डर सेट करना है, अच्छा पहले ये देख लें, अगर इसमें आपने कलर फिल करना हो तो क्या करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ बैक कलर, बैक कलर सेलेक्ट करते हैं, कोई सा भी कलर ले लें यहाँ से, लेकिन उसने फिल नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें बैक स्टाइल लिखा हुआ है और ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है, इस ट्रांसपेरेंट को आप ओपैक कर दें तो कलर फिल हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ, यानी कलर फिल नहीं होगा, वो शफाफ हो जाता है। और ये ट्रांसपेरेंट जो प्रॉपर्टी है इसकी बैक स्टाइल, ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपने लेबल लिया था, एक लेबल आप बना लेते हैं यहाँ पे, इसमें भी कलर वगैरह आप फिल करते हैं इस तरह से, इसको भी आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ये देखिए बैक स्टाइल और यहाँ से ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। दोबारा ओपैक कर लें, आपकी मर्ज़ी। इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। हम बात कर रहे थे शेप टूल की। तो शेप का अगर आप बॉर्डर लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। सब 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। सबसे पहले बॉर्डर का कलर, देन बॉर्डर का स्टाइल और बॉर्डर की विड्थ। मैं बॉर्डर का कलर यहाँ से दे देता हूँ। लेट से कि मैं कहता हूँ कि जी बॉर्डर का कलर है ब्लू। अब उसने ब्लू चेंज तो कर लिया लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा ठीक से, बहुत छोटा सा बॉर्डर है, शायद आप देख भी रहे हो, शायद आपको समझ ना आ रही हो। इसको सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं, बॉर्डर की विड्थ। ये बॉर्डर कलर हमने चेंज किया और बॉर्डर विड्थ हुई 1, इसको मैं कर देता हूँ 4। अब देखिएगा बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ठीक से। तो साइज बढ़ा देते हैं हम। इस तरह से ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी थी। यहाँ से स्टाइल्स भी हैं डिफरेंट, जी सॉलिड, डैश, डॉट डॉट, ये आप देख लीजिएगा खुद से। अच्छा इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई लेबल हो, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे वो ये आपके पास शेप टूल हो, आप इसको साइज़ कहाँ से बढ़ाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर इसका साइज़ बढ़ाते हैं ना, यूँ इस तरह से। आप यही काम इसकी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ये जो साइज़ आप कम ज़्यादा करते हैं या प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। किस तरह से, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी हाइट, कि जी हाइट इसकी इस वक्त 2535 है। आप कह सकते हैं कि जी इसकी हाइट मैंने 2000 कर देनी है, एंटर कर दें कि हाइट ऑटोमेटिकली कम हो गई। बढ़ानी है 5000 कर दें, जो भी आपने लिखनी हो, बढ़ गई इस तरह से। अब जी इसकी विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये लास्ट में विड्थ का ऑप्शन दिया हुआ है, विड्थ लिख देंगे जी 6000, बढ़ गई। अब जी विड्थ कम करनी है जी 1500, जो भी आपने लिखनी है। इस तरह से आप इसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप माउस से करें, क्योंकि आपको जो है आसान तरीका ये है कि माउस से करें। अगर आप बेहतर तरीके की बात करें तो आप वही तरीका सही है कि आप यहाँ से प्रॉपर्टी से करें। यहाँ से चले फिक्स तो होता है ना, आपने 10-12 शेप टूल्स ली, आप चाहते हैं सभी का साइज़ भी एक जैसा आए, तो आप उनका साइज़ यहाँ से देकर सेट कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे हम ऐसा काम माउस से करते हैं, माउस की मदद से इनका साइज़ कम या ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा भी वीबी में काफ़ी बहुत सी ग्राफिकल चीज़ें हैं। आप खुद से भी कुछ इन चीज़ों को, इनके साथ छेड़छाड़ करें, इनको एक्सप्लोर करें, इन प्रॉपर्टीज़ को देखें कि जी कौन सी प्रॉपर्टी किस काम आती है। हमने सभी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस नहीं करना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करने लगें तो ये लेक्चर्स काफ़ी तवील हो जाएंगे। और आपने खुद से भी कुछ इनको ट्राई करना है, इनके साथ काम करने की कोशिश करनी है। इन ऑब्जेक्ट्स के साथ भी खेलें, इनके साथ काम करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन और फ्रेम के बारे में पढ़ना है। विजुअल बेसिक को स्टार्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड एक्सी, ये फॉर्म हमारे पास आया हुआ है। इस फॉर्म में मैं इसका बैक कलर चेंज कर देता हूँ। हमने चेक बॉक्स को सबसे पहले डिस्कस करना है। ये आपको टूल बॉक्स में मिल जाएगा चेक बॉक्स, ठीक है जी। इससे पहले मैं एक लेबल यहाँ पे बना लेता हूँ। आज जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उस प्रोग्राम का नाम मैं रख देता हूँ लेट से इंटरेस्ट, और इस लेबल का मैं बैक कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। और इसका एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने लेबल का या फॉर्म का बैक कलर तो चेंज करना सीख लिया, इसका फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। उसके लिए प्रॉपर्टी होती है 4 कलर। 4 कलर में जाकर आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ये यहाँ से फ़ॉन्ट हमने पहले भी जैसे किया था लास्ट टाइम चेंज, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। अब यहाँ से हम चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और चेक बॉक्स यहाँ पे ड्रा करते हैं। प्रोग्राम हम क्या बनाने जा रहे हैं कि चेक बॉक्स की मदद से, चेक बॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ, फिर आपको उनके बारे में बताता हूँ। कि मैंने 4 चेक बॉक्सेस यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं, ठीक है जी। मैं इनके बारे में आपको बताता भी हूँ कि चेक बॉक्स होता क्या है, किस काम आता है।
दरअसल चेकबॉक्स आपकी चॉइसेस को जाहिर करता है कि आपके पास कुछ चॉइसेस हो, उनमें से आपने किसी को कुछ चॉइसेस को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप चेकबॉक्स यूज़ करते हैं। देखिएगा इस तरह से। ऑप्शन बटन का काम भी इससे मिलता जुलता ही है, ऑप्शन बटन को भी डिस्कस करते हैं हम। फिलहाल चेकबॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन सबको मैं सिलेक्ट करके इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। इसका बैक कलर भी होता है और इसका सेम इसका फोर कलर भी होता है। फोर कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, फोर कलर। अच्छा, इसका कैप्शन भी होता है, जिस तरह बाकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो नाम लिखा होता है उनका कैप्शन जो होता है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। चेक 1 का मैं कैप्शन दे देता हूँ, क्योंकि हम इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जी एक इंटरेस्ट है हमारा क्रिकेट में, जी क्रिकेट। और इसका मैं कैप्शन दे देता हूँ लेट्स से हॉकी। इसका लिख देता हूँ जी फुटबॉल। लास्ट का रख देता हूँ जी मैं लेट्स से कंप्यूटर। अब मैंने इनमें से कुछ को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम ये मुझे बताएगा कि आपने कितनों को सिलेक्ट किया है। ठीक है जी, यहाँ से मैं बटन ले लेता हूँ, इस बटन पे क्लिक करूँगा तब वो प्रोग्राम चल पड़ेगा। बटन का नाम लिख देता हूँ मैं, प्लीज़ क्लिक मी। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आपको पता है हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम होता है, इस तरह चेक बॉक्स का भी नाम है। ये चेक 1, ये चेक 2, चेक 3 यहाँ पे लिखा हुआ होता है। आपने कोशिश करनी है कि इनके नाम मुख्तसर से मुख्तसर रखें, छोटे से छोटा नाम हो, ताकि जब आप कोड लिखने स्टार्ट करें कोड व्यू में जाकर तो आपको उनका नाम लिखने में आसानी हो। मैं इस छोटे छोटे नाम लिखता हूँ इस तरह से। आपने कमांड 1 का नाम छोटा करके CMD1 लिख लें, आसानी हो जाएगी। इस तरह से लेबल 1 का नाम LBL1 लिख लें। और चेक 1 का नाम मैं लिख देता हूँ जी CHK1। चेक 2 का नाम CHK2। चेक 3 का नाम CHK3 और सेम ऐसे चेक 4 का नाम CHK4। अब इसे रन करते हैं इस तरह से। मैं 2 को सिलेक्ट करूँ, बटन पे क्लिक करूँ, मुझे बताए कि आपने कितने सिलेक्ट किए। अभी हमने कोडिंग नहीं की इसलिए नहीं बता रहा। इसके कोड व्यू में जाते हैं। एक और चीज़ आपको बताते चलूँ कि इसकी जो चेकबॉक्स जो है इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं। इसको मैं सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। देखिए इसको रन करें ना, एक इसकी वैल्यू होगी कि या तो चेक होगा या फिर अनचेक होगा। ये 2 ही कंडीशन हो सकती है ना। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है चेकबॉक्स की, वैल्यू। यहाँ से वैल्यू ये देखिए इसमें 3 होंगी, 0 होगा तो अनचेक्ड, 1 जो है चेक और 2 जो है ग्रेड। हमने 2 को डिस्कस नहीं करना, 0 और 1 को डिस्कस करना है। अगर चेक लगा होगा तो वो चेक्ड होगी, 1 होगी उसकी वैल्यू। अगर चेक हटा हुआ होगा, ऐसे खाली होगा ये, तो अनचेक्ड होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, डिम इंटरेस्ट एज इंटीजर। उसके बाद मैं कहता हूँ जी इंटरेस्ट जो है वो फ़िलहाल 0 है, हमने अभी कुछ को सिलेक्ट नहीं किया। उसके बाद हम इफ़ का जो है कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। अगर चेक 1 लिखा था मैंने, उसका नाम चेक बॉक्स से मिटा के चेक 1 लिखा था मैंने, चेक 1 उस डॉट उसकी वैल्यू जो है अगर वो 1 हो जाए देन ये करना है जी कि जो इंटरेस्ट नाम का हमने वेरिएबल लिया हुआ है वो बराबर हो जाए इंटरेस्ट प्लस 1 के। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, इंटरेस्ट प्लस 1 क्यों लिखा मैंने। देखिए इंटरेस्ट अभी 0 है और अगर मैं उसे उसको बढ़ाना चाहता हूँ, 1 करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पहले वाले में 1 और जमा कर दे, इस तरह से, क्योंकि हमने बाकी और भी इसमें स्टेटमेंट्स लगानी है। आगे जब प्रोग्राम रन होगा तो मैं बताऊँगा कि मैंने यहाँ पर ये 0 क्यों लिखा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद मैं एंड इफ लगा देता हूँ। इस स्टेटमेंट को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, और सिर्फ नाम चेंज कर लेता हूँ। चेक 1 की जगह चेक 2, कि अगर चेक 2 सिलेक्ट हो तो 1 और जमा कर दे उसमें पहले वाले में। ठीक है जी, इस तरह से जी चेक 3 लिख देते हैं और सेम ऐसे ही चेक 4 लिख देते हैं। कोड वही है, सिर्फ मैंने इसमें नाम चेंज किया है। इसके बाद लास्ट में अच्छा एक और हम यहाँ पे एक हमने गलती की है कि इफ़ के बाद एंड इफ़ नहीं लिखा, एंड लिख लिया सिर्फ एंड इफ़, और सेम यहाँ पे भी एंड इफ़, सेम यहाँ पे भी एंड इफ़। ये इस तरह से ये 4 हमने इफ़ लगाए हैं। ये अगर आप नोट करना चाहें कॉपी पे तो ये चारों इफ़ नोट कर लें आप, ये चीज़। ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं एक मैसेज बॉक्स लेते हैं जिसमें हमें आंसर प्रिंट करेगा, मैसेज बॉक्स। और पहले मैसेज देते हैं कि जी योर इंटरेस्ट, फिर इस तरह से कॉलन और इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर एंड साइन के साथ
आपका वेरिएबल का नाम जो आपने वेरिएबल लिया था इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिएगा मैं दो ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो बता रहा है योर इंटरेस्ट 2, और 3 को सिलेक्ट करता हूँ तो 3, सारों को मिटा देता हूँ तो 0। अब अगर मैंने वहाँ ना बताया होता कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आंसर ना आता, 0 एरर आ जाता है यहाँ पे। इस तरह से मैंने वहाँ पे पहले ही लिख दिया कि इंटरेस्ट अभी 0 है, अभी किसी को सिलेक्ट नहीं किया हमने। चारों को सिलेक्ट करता हूँ तो आंसर 4 आता है। ठीक है जी, ये हमारे चेक बॉक्सेस थे। चेक बॉक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शन बटन की तरफ। ऑप्शन बटन का काम भी सिलेक्शन ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको मैं सिलेक्ट करके मिटा देता हूँ फ़िलहाल, और कोड भी मैं फ़िलहाल सारा मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। लेट्स से कि मैं एक जेंडर का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, जेंडर, जीन्स। यहाँ पे मैं चेक बॉक्स यूज़ करता हूँ, ये चेक बॉक्स, इसको मैं इसका वही कंसेप्ट है, सेम इसकी वैल्यू भी होती है, इसका कैप्शन, कलर सभी होता है। अभी हम इसका कलर वगैरह आप चेंज खुद कर लीजिएगा, अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे। इसका कैप्शन में चेंज करता हूँ मेल, एक और ड्रा करता हूँ यहाँ पे, उसका मैं कैप्शन रख देता हूँ फीमेल। इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं चेक बॉक्स रखता तो चेक बॉक्स भी यूज़ कर सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको कि चेक बॉक्स में और इन ऑप्शन बटन में क्या फ़र्क है। ये देखिए, ऑप्शन बटन में इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो गायब हो जाएगा। आप एट अ टाइम जितने भी चेक बॉक्स हों और ऑप्शन बटन हों, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, जो चेक बॉक्सेस हमने पढ़े थे वो मल्टी सिलेक्शन थे कि आप सभी को सिलेक्ट कर दें, आप कर सकते हैं, चारों को सिलेक्ट कर दें, 10 हैं 10 को सिलेक्ट कर दें, हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन बटन जितने भी होंगे उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, इसको हम देखते हैं, इसके कोड लगाते हैं हम फिलहाल। इसकी वैल्यू जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, 0-1 की फॉर्म में नहीं होती, बस कि इसकी वैल्यू ट्रू फॉल की फॉर्म में होती है। ठीक है, इनका नाम आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन 1 की जगह OPT1 लिख दें, इसका जो है ना OPT2। अब इसके कोड में जाते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं डिम जेंडर। वेरिएबल का नाम आप आसान रखें कि जो आपको याद भी हो और रिलेटेड भी हो आपके प्रोजेक्ट के हवाले से। मैं डिम जेंडर एज, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल ली है। इंटीजर में मैंने 1 2 3 4 यूज़ किया था, तो उसमें मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया था पहले। अब मैं स्ट्रिंग जो है ना वेरिएबल यूज़ करना चाह रहा हूँ। क्यों यूज़ करना चाह रहा हूँ ये भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जी इफ़ जो हमारा OPT1 है, ऑप्शन 1 है, डॉट वैल्यू जो है ये बराबर हो जाए। इसमें जो आपको बता चुका हूँ कि 0-1 नहीं होता, ट्रू फॉल्स होता है। तो ट्रू जो है इसका मतलब होता है चेक होना, सिलेक्ट होना, फॉल्स का मतलब सिलेक्ट ना होना। अगर ये ट्रू हो जाए देन क्या करना है कि जो जेंडर नाम का वेरिएबल लिया है वो बराबर हो जाए मेल के। ये जो ऑप्शन 1 है ना OPT1, इसमें इसको ये मेल ही है ना, हमने इसका कैप्शन मेल रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि जी वो बराबर हो जाए, जेंडर बराबर हो जाए मेल के। अब आपको समझ आए कि मैंने ये जेंडर को स्ट्रिंग क्यों लिया, क्योंकि मैंने इसमें नाम लिखना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है इस तरह से। इसके बाद मैं एक और एल्स इफ यूज़ कर लेता हूँ। एल्स इफ अगर ऑप्शन 2 जो है उसकी वैल्यू हो जाए ट्रू, तो क्या करना है, तो जेंडर जो है वो बराबर हो जाए फीमेल के। इसके बाद एंड इफ, काम ख़त्म। इसके बाद आप मैसेज बॉक्स दे दें कि जी मैसेज बॉक्स यू आर एंड साइन में उस वेरिएबल का नाम जेंडर, कि जी यू आर, अगर यहाँ पे मेल है जेंडर तो मेल लिखा हो जाएगा, फीमेल है तो फीमेल लिखा हो जाएगा। इसको बंद करते हैं, इसको रन करते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से मेल को, इस पर क्लिक करता हूँ, यू आर मेल, ओके। इस पर क्लिक करता हूँ तो यू आर फीमेल। इस तरह से इसमें हमने ऑप्शन बटन को यूज़ करना सीखा। अब मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि ऑप्शन बटन जितने भी हों उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और जो है 2 और यहाँ से जो है वो ऑप्शन बटन ले लेता हूँ, तो क्या होगा देखिएगा। जब मैं इसको रन करता हूँ तो इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट कर पाऊँगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ, हो गया। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो ख़त्म हो गया। इस तरह से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, एक वक्त में कोई एक सिलेक्ट हो सकेगा।
ये ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स में यही डिफरेंस होता है कि चेक बॉक्स जितने भी हों सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी सिलेक्शन होते हैं वो, लेकिन ऑप्शन बटन आप सब में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म पे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का फॉर्म बनाया हुआ कि आपको 2 को सिलेक्ट करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल आपने इसका, मैं कैप्शन चेंज कर देता हूँ कि जी मैरिड शादीशुदा है या नहीं है, ये अनमैरिड, इस तरह से। अब देखिए इनमें से मैं इन 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करूँगा और इन 2 में से किसी एक को, लॉजिक तो यही बनती है ना कि जी मैं या तो इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करूँ और या इन दोनों में से एक को, इस तरह से एक इनमें से हो और एक इनमें से हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आज के हमारे टॉपिक का थर्ड जो ऑब्जेक्ट है फ्रेम, वो हमें देखनी पड़ेगी फ्रेम क्या होती है। फिलहाल मैं इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ पहले मैं, ये फ्रेम, ये टूल आपको टूल बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेम, तो सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ कर लें। अब जो अपनी चेक बॉक्स ऑप्शन बटन जो लेना है वो फॉर्म पे ड्रॉ नहीं करना है, इस फ्रेम के अंदर ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक और ऑप्शन बटन ले लेते हैं, आप इसका कैप्शन वगैरह चेंज कर लीजिएगा, अभी हम नहीं कर रहे, जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ इसका काम क्या होता है। देखिए मैंने 3 चेक बॉक्सेस ले लिए, एक और फ्रेम लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेम आप जितनी चाहें आप फॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है वो अभी पता चल जाएगा इसका काम क्या होता है। इस पर मैं 2 ले लेता हूँ, कितने आप लेना चाहें ले सकते हैं इस पर, ठीक है जी। इसको रन करते हैं। अब देखिएगा इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, अब इनमें से भी किसी एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब ये तो ख़त्म नहीं हुआ, अब इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इस फ्रेम का जो है इसके अंदर ताल्लुक अंदर तक है अपना, फ्रेम के बाहर जो है किसी और फ्रेम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अपने फ्रेम के अंदर ड्रॉ किए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे मेल फीमेल का ले लूँ और यहाँ पे जी मैरिड अनमैरिड या कुछ भी जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो फ्रेम जो है वो इसलिए यूज़ की जाती है कि ऑप्शंस को, ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से जुदा करने के लिए, ताकि आपस में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। तो आज हमने चेक बॉक्स के बारे में पढ़ा, ऑप्शन बटन के बारे में पढ़ा और फ्रेम्स के बारे में पढ़ा। ठीक है जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।